जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राज अकेडमी दीवा में। हमने एक चैप्टर की शुरुआत कर दी थी जिसका नाम था चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, मैं लेसन का नाम ही भूल गया। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इसका हमने पार्ट 1 देख लिया था। अभी हमारा क्या चलने वाला है पार्ट 2, और जिसको मैंने अभी आपको ये समझा दिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इंडिया के बारे में हमने पढ़ लिया है। किसके बारे में? हमने वेजिटेशंस के बारे में, फ्लोरा के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे ब्राज़ील के फ्लोरा के बारे में। ब्राज़ील के फ्लोरा के बारे में इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है। कोशिश करेंगे आपको कुछ एक्स्ट्रा बताने की। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इंडिया का तो सबसे पहले रफ करते हैं। देखिए, कुछ ज़्यादा तो है नहीं इसके अंदर। ठीक है, बना लेते थोड़ा सा लॉलीपॉप। और अभी ये भारत की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे लिखेंगे ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील फ्लोरा एंड फौना की बात चल रही है। ठीक है, आप अगर देखोगे सर, तो जब मैंने आपको ये अभी बताया था, इसी के अंदर आपको सब समझ में आ जाएगा। जब आप देखोगे ग्लोब को, तो ग्लोब के अंदर आप बीच में देखोगे इक्वेटर है। वहीं आप नॉर्थ की तरफ जाओगे तो पहली इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स आपके सामने दिखती है, जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके नीचे अगर देखोगे तो आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखोगे। ठीक है, जहाँ मैंने बात की थी कि सर इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है, वहीं ब्राज़ील ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे भी आता है। मैंने आपको बताया था ना, देखो इधर से लेके कुछ ऐसा ब्राज़ील फैला हुआ था, जिसके अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इसके ऊपर भी आता है। क्लियर, इंडिया का मेजॉरिटी पार्ट ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो जिसके अंदर ब्राज़ील देखो थोड़ा सा टेम्परेट जोन में भी आ रहा है, इक्वेटर पे भी आ रहा है, ट्रॉपिकल पे भी आ रहा है, इक्वेटर पे भी आ रहा है, ट्रॉपिकल पे भी आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एक नए फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। याद रखिएगा, हम ट्रॉपिक्स क्यों लिख रहे थे? ट्रॉपिक क्यों लिख रहे थे? क्योंकि हम ट्रॉपिक्स में आते थे, इक्वेटर पे नहीं आते थे। यहाँ पे इक्वेटर अब लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर पे आता है। यहाँ पे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट देखोगे और ट्रॉपिकल भी देखोगे, क्योंकि ये ट्रॉपिक्स पे भी आ रहा है। क्लियर है, आप ट्रॉपिकल भी देखोगे और इक्वेटर भी देखोगे, ये दोनों पे ये बराबरी आ रहे हैं। क्लियर, समझ में आ गया? तो जब आप बात करोगे इक्वेटर की, तो मैंने आपको बता दिया था कि सर जब आप इक्वेटर की बात करोगे तो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है और सबसे ज़्यादा सनलाइट आती है। दोनों चीज़ मिल गई। अब जब ये दोनों चीज़ मिल गई, तब तो फिर इतना तेज बढ़ेगा क्या? पेड़। यहाँ के जो फ्लोरा होंगे वो इतनी तेज़ी से ग्रो करेंगे जिसकी कोई हद नहीं होती है। यहाँ पे बताया जाता है कि ये इतने ज़्यादा घने होते हैं कि यहाँ पे जो सनलाइट होती है वो ज़मीन पे टच नहीं कर पाती है। ज़मीन पे सनलाइट बिल्कुल ही नहीं होती है। यहाँ की जो ज़मीन होती है वो बहुत ज़्यादा गीली होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल यहाँ पे बारिश होती है। इसलिए इन्हें प्यार से इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। और इसको ये भी बोल सकते हैं इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन मतलब सदाबहार, पूरे साल बारिश होती रहती है, जिसकी वजह से ये लोग हरे भरे रहते हैं। क्या इन्हें पत्ते गिराने की ज़रूरत है क्या? नहीं सर, भरपूर खाना मिल रहा है, सैलरी आ रही है, मज़ा आ जाएगा। लेकिन अगर सैलरी और भरपूर खाना नहीं मिल रहा है तो पत्ते गिराने पड़ेंगे, डेसिडियस बनना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्रीपर्स पाए जाते हैं। याद रखना, मैं जो भी चीज़ बोल रहा हूँ आप याद रखिएगा, सेम टू सेम इसमें भी देखा जाएगा। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट बहुत लंबे होते हैं, टॉल होते हैं, इन पे क्रीपर्स पाए जाते हैं। क्रीपर्स कुछ और नहीं, यही है। क्लियर, क्रीपर्स। और ये है पैरासाइट्स। क्लियर, इनमें क्रीपर्स पाए जाते हैं, पैरासाइट्स पाए जाते हैं। पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने सारे नीड्स फुलफिल करने के लिए। क्रीपर्स उन्हें कहते हैं जो ग्रो करते हैं लेकिन किसी का सपोर्ट लेके ग्रो करते हैं, उन्हें क्रीपर्स कहा जाता है। क्रीपर्स में बेल आप डाल सकते हैं, पैरासाइट्स में आप एल्गी डाल सकते हैं। क्लियर। प्लस इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर के पास ह्यूमस बहुत कम होता है। ह्यूमस मतलब जैसे अगर कोई पेड़ का वो गिर गया, क्या बोलते हैं, डाली गिर गई या कुछ भी, तो जो सॉइल है, सॉइल के अंदर डिग्रेडेशन हो जाता है, उसका मिल जाती है, उसके अंदर वो सड़ जाती है और उसके अंदर मिक्स हो जाती है, पत्ते गिरते हैं, मिक्स हो जाती है। ऐसा नहीं होता है इक्वेटर पे। सर क्यों नहीं होता है ऐसा? सर इसलिए नहीं होता है क्योंकि इक्वेटर के पास इंसेक्ट्स और बहुत सारे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। क्लियर। धरती पे वही लोग रहते हैं, वहाँ पे आपको रेप्टाइल्स ज़्यादा दिखेगी। क्लियर, आपको वहाँ पे रेप्टाइल्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे, ना कि बड़े बड़े एनिमल्स। क्लियर, बड़े बड़े एनिमल्स ऐसे जगह पे दिखेंगे जहाँ पे जो ऊंचाई वाली जगह पे वहाँ पे दिखेंगे, लेकिन ऐसे नॉर्मल जगह पे नहीं दिखेंगे। तो इक्वेटोरियल का जो रेन फॉरेस्ट है,
जो इतना % एरिया पूरा कवर कर लेता है अमेजोन वैली का। क्लियर। ये वाली जो इलाके हैं यहाँ पे आपको ये दिखेंगे, ऐसे रेंगने वाले दिखेंगे, बैक्टीरियल बहुत दिखेंगे। क्यों सर यहाँ पे सॉइल में ह्यूमस क्यों नहीं होता है? सर जैसे ही कोई पेड़ अपना पत्ता नीचे गिरा देता है, नीचे गिरने के बाद ये बैक्टीरिया उसको सड़ने से पहले ही खा जाते हैं, खत्म। वहाँ पे सॉइल के अंदर ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं देखी जाती है। याद रखना, मैंने बताया था आपको वाटर और सनलाइट, ये दो चीज़ रहेगी तो बहुत तेज़ी से भागते हैं ये लोग। समझ में आ गया? वहाँ पे बैक्टीरिया एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। और आपको ये भी बता दो, हर साल वहाँ पे इतने सारे स्पीशीज़ फाउंड किए, मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ वहाँ पे फाउंड किए जाते हैं और जिसका कोई हद नहीं होता है, कोई उन्हें पहचान भी नहीं पाता है कि ये कौन सी स्पीशीज़ है, और वहाँ पे नए नए स्पीशीज़ बनते रहते हैं। क्लियर। इतने घना ये जंगल है कि सनलाइट भी नीचे आ नहीं पाती है, इसलिए वहाँ पे आप देखोगे तो पेड़ों के बीच में कॉम्पिटिशन लगा रहता है। कोई बड़ा बनेगा तो कोई उससे बड़ा बनेगा, कोई छोटा रह गया तो कोई उससे छोटा रहेगा, कोई और सबसे बड़ा निकलने की कोशिश करेगा। ऐसे ऐसे तो यहाँ पे पेड़ देखने मिलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? यहाँ पे रेप्टाइल्स आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे। अच्छा एक बात बताइए कि जब आप जंगल की बात करते हैं, किसकी बात? जंगल की बात करते हैं, तो जब जंगल की बात करते हैं तो आप सोचे हो कि जंगल में शेर होते हैं। किसको किसको लगता है जंगल में शेर होते हैं? जिसको लगता है ना वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जंगल में शेर कैसे पाए जाते हैं। जबकि अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो जंगल में शेर नहीं पाए जाते हैं। जंगल में शेर कैसे पाया जाएगा? एक बात बताइए, जंगल खाता किसको है? किसको खाता है? ऐसे जानवर को जो क्या खाता है? घास फूस खाता है। मतलब शेर ने बकरी को खाया, बकरी क्या खाती है? घास खाती है। तो एक बात बताइए, तो फिर शेर कहाँ मिलेगा? अब सीधी सी बात देखिए, जहाँ घास होगा वहाँ बकरी होगी, ठीक है? जहाँ घास होगा वहाँ बकरी होगी, और जहाँ बकरी होगी वहाँ ही तो वो शेर होगा ना। समझ में आ गया? तो शेर हमेशा ग्रासलैंड में पाए जाते हैं, शेर हमेशा ग्रासलैंड में पाए जाते हैं, ना कि फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। क्लियर। फॉरेस्ट में आपके रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। क्लियर। जो भी ऐसे घसीट के चलते हैं रेप्टाइल्स, जो रेंग रेंग के चलते हैं, जो नॉर्मल स्क्वायरल, ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती है? फॉरेस्ट में पाई जाती है। क्लियर। बंदर आपके मिल सकते हैं फॉरेस्ट के अंदर। क्लियर, क्योंकि उनका ऐसा हैबिटेट है। जिराफ मिल सकता है, हैबिटेट है। क्लियर। इसलिए आपने जब भी लायन का फोटो देखा होगा तो आप घास में देखे होंगे उसे, कभी देख लेना, जाके गूगल पर सर्च कर लेना, वो हमेशा आपको घास में दिखेंगे, ना कि जंगल में दिखेंगे। कार्टून की बात नहीं कर रहा हूँ, कार्टून में तो बहुत कुछ फेंका फाके दिखा दिया जाता है। क्लियर। मैंने इक्वेटर के बारे में आपको इतना कुछ बता दिया, यही था आपके इक्वेटर्स के बारे में। क्लियर। ब्राज़ील के अंदर अगर आप देखोगे तो वही चीज़ है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, बट ट्रॉपिकल हटा दो, यहाँ पे लिखो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, उसका जो है 2000 mm से ज़्यादा बारिश होती है, उसको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट है तो यहाँ पे डाल दो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में आ जाता है। क्लियर। और यहाँ पे डाल दो इक्वेटोरियल, ठीक है? वहाँ पे अगर आपको बोला जाएगा कि कौन सा फॉरेस्ट नहीं मिला जाता तो बोलना हिमालय फॉरेस्ट नहीं मिला जाता है, ब्राज़ील में हिमालय फॉरेस्ट नहीं होता है। क्लियर। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है तो बोला जाएगा कि हिमालय फॉरेस्ट नहीं बनता है। क्लियर। अगर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की बात की जाए तो उसमें मैंने आपको बता दिया था सब, ये हार्डवुड, फिर हार्डवुड के उसमें मैंने एग्जाम्पल दिया रोजवुड, मोहगैनी। इसमें एक और चीज़ आ जाती है, ऑर्किड्स, नॉट ऑर्चिड्स, इट्स ऑर्किड्स, ठीक है? इसे ऑर्किड्स कहा जाता है। क्लियर। इसमें अंदर ये आप ऐड कर लेना। वहाँ पे श्रब्स एंड थॉर्न वहाँ पे भी पाए जाते हैं, सेम वही चीज़ें यहाँ पे भी दिखाई गई है, बस आपको वही सेम चीज़ उठा के इसमें भी डाल दोगे चलेगा, कैक्टस में ये भी घुसेड़ दोगे चलेगा। क्लियर। हिमालय फॉरेस्ट में डालना नहीं होता है भैया वहाँ पे। क्लियर। इतनी चीज़ आपको समझ में गई। इस वजह से जब मैं बताता हूँ कि इतना घना है ब्राज़ील, इतना घना है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, और पेड़ क्या रिलीज़ करते हैं? ऑक्सीजन। और क्या इनहेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वर्ल्ड के 25% कार्बन को स्टोर करता है, ठीक है? 25% कार्बन को स्टोर करता है और प्लस 20% ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशन, इसलिए इसे लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है? लंग्स ऑफ द वर्ल्ड अगर किसी को कहा जाता है तो वो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है, जहाँ पे 25% ये कार्बन अपने अंदर स्टोर करता है वर्ल्ड का, और 20% जो वर्ल्ड के अंदर ऑक्सीजन जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से जा रही है? किसकी वजह से? ब्राज़ील की वजह से। लेकिन एक दुखद घटना है, इस सारी चीज़ों का भी क्या किया जा रहा है? डिग्रेडेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है सर? डिफॉरेस्टेशन एक चीज़ होती है जिसमें फॉरेस्ट की कटाई होती है, जिसके अंदर जो फॉरेस्ट लैंड होते हैं उसे ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर। समझ में आ गया? ये सारी चीज़ें आज हमारे जो क्लाइमेट है उसके ऊपर सीधा सीधा एकदम क्या कर रही है? डैमेज पहुंचा रही है। क्लियर।
तो इसके लिए भी हमने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आए, इंटरनेशनल लॉ से इसके लिए क्लियर। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो सकती, लेकिन आज भी इन सारी चीज़ों को कम किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ है वो खतरे में पड़ रहा है। क्लियर। आज इनको भी यहाँ पे भी जो पेड़ है उन्हें काटा जा रहा है अपने यूज़ के लिए। जैसे यहाँ पे इक्वेटर पे जो भी पेड़ पौधे हैं वो सब हार्डवुड के बने हुए रहते हैं। क्लियर। हार्डवुड के, अगर हार्डवुड में आप देख लो तो रबर भी आ जाता है आपका, और ये रोजवुड, रबर, ये सब सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, बेल वेल सब आ जाती है। क्लियर। ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई रहती हैं? हार्डवुड से। और ये हार्डवुड से आपके क्या बनेंगे? फर्नीचर्स बनते हैं। तो इन सब को काटा जाता है अपने डेली बेसिस यूज़ के लिए। क्लियर। इन वजह से यहाँ पे डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और देखो दो टर्म होता है, डिफॉरेस्टेशन, एक अफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन जब आप पेड़ की कटाई कर रहे हो तो उसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, और जब आप पेड़ लगा रहे हो तो उसको बोलते हैं अफॉरेस्टेशन। क्लियर है, समझ में आ गया? इतना ही था आपके ब्राज़ील के बारे में। समझ में आया? इतना क्लियर। आपको आपके ब्राज़ील में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी दिखेगा, डेसिडियस फॉरेस्ट भी दिखेगा, थॉर्नी एंड स्ट्रब्स भी दिखेंगे, सारी चीज़ें आपको दिखेगी। वही चीज़ रोजवुड दिखेगा, महोगनी दिखेगा, और चीज़ दिखेंगे, सारी चीज़ें दिखेगी एज पर जैसे हमने इंडिया की बात की, तभी तो कंपैरिजन कर रहे हैं ना सर। क्लियर, समझ में आ गया? तो अगर आपको ये हमारा एफर्ट अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और राज अकेडमी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स में शेयर कीजिए, बताइए उन्हें कि इस टाइप की नॉलेज भी यहाँ पे अवेलेबल हो रही है। क्लियर है? मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।